सो Q2 ऑफ FY26 में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 8.2% से बढ़ी है। अब ये रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन ये हेडलाइन फिगर देखने से हमें ये नहीं पता चल सकता कि इकोनॉमी स्ट्रांगली ग्रो हो रही है या वीक है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के मल्टीपल इंजन है और हर इंजन जो है वो अलग अलग RPM यानी कि रिवॉल्यूशंस पर मिनट में चलता है। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें तो एक मुख्य इंजन कौन सा है इकोनॉमी का, वो है इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने ICI यानी कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज यानी कि 8 इंडिया की मुख्य कोर इंडस्ट्रीज है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी, ये 4 इंडस्ट्रीज सेक्टर्स जो है वो हमारे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का प्रतीक है। सो इन चारों सेक्टर्स में अगर पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग चल रही है। इसके अलावा दूसरे 4 मुख्य सेक्टर्स है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पावर जनरेशन और कोल माइनिंग। अब ये जो 4 सेक्टर्स है इनको बोलते हैं एनर्जी कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये हमारी इंडस्ट्रीज को पावर करती है। और हमने देखा था कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज जो है वो नवंबर में फ्लैट ग्रो हुई है। फ्लैट क्यों ग्रो हुई थी? क्योंकि जो 4 एनर्जी सेक्टर्स जो हमारे हैं, अगेन टू रिपीट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पावर जनरेशन और कोल माइनिंग, ये 4 सेक्टर्स वेदर रिलेटेड इश्यूज और स्ट्रक्चरल इश्यूज से इम्पैक्टेड थे। फॉर इंस्टेंस मानसून इस बार जो है वो अक्टूबर एंड तक रही थी, तो एक्सटेंडेड मानसून थी, जिसकी वजह से कोल सेक्टर ग्रो नहीं हो पाया, क्योंकि जो हमारे ओपन कास्ट माइंस है उनमें पानी भरा रहा था और हैवी मशीनरी जो है वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते, तो कोल सेक्टर ग्रोथ म्यूटेड था, नेगेटिव था। इसके अलावा अगर हम पावर जनरेशन देखें तो वो भी म्यूटेड था, क्योंकि इस बार टेम्परेचर्स जो थे वो कंपैरेटिवली थोड़े लो थे, इस बार ठंड कंपैरेटिवली ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से पावर जनरेशन जो है वो कम हुआ। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात करें तो क्रूड ऑयल के जो ऑयल फील्ड्स है, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो स्ट्रक्चरली लो है, वो लॉन्ग टर्म गिरने ही वाला है, क्योंकि हमारे जो ऑयल फील्ड्स है वो ओल्ड हो गए, वो डिकेड्स ओल्ड है और अब इनमें से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, नए ऑयल फील्ड्स डिस्कवर नहीं हो रहे हैं। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन तो है काफ़ी टाइम से रिड्यूस हो रहा है और आगे जाके भी रिड्यूस होगा, लेकिन हो सकता है कि नवंबर ऑनवर्ड से कोल माइनिंग और पावर जनरेशन जो है वो धीरे धीरे पिकअप लेगा। और स्टील सीमेंट जो है वो तो इसीलिए स्ट्रांग है डिस्पाइट मॉनसून, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रखा है। इनफैक्ट अप्रैल से लेके अक्टूबर महीने तक का गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर देखे तो सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 32% ज़्यादा है। यानी कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट जो है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जैसे कि ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इन सब में कंस्ट्रक्शन करने में काफ़ी स्पेंडिंग कर रही है, जिसकी वजह से स्टील और सीमेंट का कंजम्पशन ज़्यादा है। फर्टिलाइजर का तो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इस बार मानसून ज़्यादा अच्छा रहा है, तो रूरल एरियाज़ में स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो हमारा सेकेंड मेजर इंजन कौन सा है, वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन सेक्टर में कंजम्पशन का जो इंजन है उसमें बेसिकली 2 सेगमेंट्स हैं, एक तो है रूरल, दूसरा है अर्बन। अब अर्बन एरियाज़ में भी 2 मुख्य सेगमेंट्स हैं, एक है मास कंजम्पशन और दूसरा है प्रीमियम कंजम्पशन, अर्बन प्रीमियम कंजम्पशन। तो इन सारे चीज़ों की हम बात करेंगे तो इकोनॉमी का आपको एक होलिस्टिक व्यू पता चल जाएगा। अब जब हम रूरल कंजम्पशन की बात करते हैं तो रूरल कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग चल रहा है, रूरल एरियाज़ में इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफ़ी रोबस्ट है। ये हमें कैसे पता चल सकता है? हमारे पास 5 मुख्य पॉइंट्स है। इसमें से सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रूरल एरियाज़ में ट्रैक्टर सेल्स नवंबर में रिटेल सेल्स जो है ट्रैक्टर के वो 52% से बढ़े हैं। अब ये ट्रैक्टर सेल्स बढ़े हैं, ये कौन रिलीज करता है डेटा? ये रिलीज करता है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, फाडा। तो उसकी वेबसाइट पे आप जाओगे, आपको ये पता चल जाएगा ट्रैक्टर सेल्स काफ़ी शार्पली बढ़े हैं। और जब ट्रैक्टर सेल्स बढ़ते हैं तो ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है कि रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चरल केपेक्स बढ़ रहा है। फार्मर्स ट्रैक्टर्स कब खरीदेंगे? जब उनकी रिसेंटली इनकम बढ़ी हो या उनको लग रहा है कि आगे जाके इनकम्स और बढ़ सकती है, तभी वो लोग महंगा ट्रैक्टर खरीदेंगे ताकि उनके एग्रीकल्चरल यील्ड्स बढ़े
लेकिन खरीदने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। तो रिसेंटली पास्ट इनकम और एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम ये दोनों स्ट्रांग हो तभी फार्मर्स ट्रैक्टर्स खरीदेंगे और इससे एग्रीकल्चरल यील्ड्स बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से एग्रीकल्चरल केपेक्स का प्रतीक है। तो ट्रैक्टर सेल्स शार्पली बढ़े हैं, ये फार्मर्स का कॉन्फिडेंस हमें बताता है। इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें तो रबी क्रॉप का सोइंग, रबी क्रॉप की बुवाई। अब इस बार बारिश लॉन्ग टर्म एवरेज से ऑलमोस्ट 8% ज़्यादा है, 108% रही है। तो लॉन्ग टर्म एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट 88 सेंटीमीटर्स की बारिश है, तो उससे 108% बढ़ा है। तो इस बार बारिश मानसून जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अक्टूबर एंड तक इस बार बारिश थी। तो खरीफ क्रॉप का हार्वेस्ट तो अच्छा हुआ ही है, लेकिन साथ साथ रबी क्रॉप जो है, विंटर क्रॉप जिसमें व्हीट, राइस, पल्सेस, ज्वार, बाजरा ये सारी चीज़ें आ जाती है, उनकी बुआई जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रही है। अब ये रबी क्रॉप्स की बुआई का डेटा कौन रिलीज करता है? ये डेटा रिलीज करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। उनके हिसाब से नवंबर एंड तक अगर हम देखें तो रबी क्रॉप की बुआई ऑलमोस्ट 393 लाख हेक्टर्स की रही है, जो कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक का ये बुआई का डेटा है। पिछले साल के कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 35% ज़्यादा है। तो रबी क्रॉप की बुआई अच्छी होना ये भी एक एग्रीकल्चरल सेक्टर के स्ट्रेंथ का प्रतीक है। एंड देन थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो इस बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जो है, यानी कि फार्मर्स को कितना मिनिमम कंपेंसेशन मिलना चाहिए उनके प्रोड्यूस के लिए जो गवर्नमेंट उनको देती है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस भी नवंबर महीने में गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप देखो तो वीट का पिछले साल पर क्विंटल रेट अगर आप देखो तो 2425 रुपीज था, इस साल बढ़ के 2585 रुपीज हो गया है, यानी कि 160 रुपीज ज्यादा। सिमिलरली बार्ली में मिनिमम सपोर्ट प्राइस 170 रुपीज ज्यादा, ग्राम में 225 रुपीज ज्यादा, लेंटिल यानी कि मसूर दाल में 300 रुपीज, रेप सीड एंड मस्टर्ड में 250 रुपीज एंड सैफ्लावर में 600 रुपीज ज्यादा बढ़ा दिया है पर क्विंटल। तो एमएसपी बढ़ना इसका भी सीधा इम्पैक्ट जाता है फार्मर्स इनकम पे। अगेन ये तीसरा प्रतीक है क्यों एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इसके अलावा हम पीएम किसान योजना की भी बात कर सकते हैं। पीएम किसान योजना में बेसिकली जो हमारे फार्मर्स है, जो लैंड ओनिंग फार्मर्स, उनको हर साल 6,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। तो ये इंस्टॉलमेंट्स में होता है। नवंबर में इसका थर्ड इंस्टॉलमेंट हुआ। ओवरऑल देखिए 2023 से ये पीएम किसान योजना इफेक्टिव है, तब से लेके अभी तक 21 इंस्टॉलमेंट्स हो गए हैं। इस साल नवंबर में 2,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए। तो ये एक तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। हालांकि अमाउंट कम है, लेकिन फार्मर्स को लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से लिक्विडिटी बूस्ट तो है ही रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से हमने इसका इम्पैक्ट देखा ट्रैक्टर सेल्स में और रबी क्रॉप्स की बुआई में। और नीलसन IQ का डेटा है, वो भी हमें बताता है कि रूरल एरियाज में FMCG प्रोडक्ट्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो अर्बन एरिया से ज्यादा है। तो रूरल एरियाज में फॉर इंस्टेंस नीलसन के हिसाब से 7.7% वॉल्यूम ग्रोथ रहा है, वहीं अर्बन एरियाज में FMCG प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 3.7% रहा है Q2 ऑफ FY26 में। अब नॉर्मली FMCG प्रोडक्ट्स जो है वो मास कंजम्पशन का प्रतीक है। तो ये डेटा देखने से हमें ये पता चलता है कि मास कंजम्पशन रूरल एरियाज में तो बड़ा है, अर्बन एरियाज में मास कंजम्पशन कम बढ़ा है, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये हो गई कंजम्पशन और स्पेसिफिकली रूरल कंजम्पशन की बात। अब जब हम प्रीमियम सेगमेंट की बात करते हैं, अर्बन एरियाज में आके अर्बन एरिया में प्रीमियम कंजम्पशन की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रीमियम कंजम्पशन जो है अर्बन एरियाज में वो मास कंजम्पशन से स्ट्रॉन्ग चल रहा है। हालांकि अर्बन कंजम्पशन इन जनरल रूरल एरिया से वीकर है, लेकिन सिर्फ अर्बन की बात करें तो प्रीमियम मास से ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। ये हमें कैसे पता चल सकता है? वेल, एक ऑप्शन तो ये है कि हम प्रॉक्सीज को देखें। तो अर्बन एरियाज में प्रीमियम कंजम्पशन का प्रॉक्सी क्या है? वेल, एक तो होटल्स है, दूसरा मॉल्स भी हो सकता है। तो होटल्स की अगर बात करो, स्पेशली प्रीमियम होटल्स की बात करो, तो इंडियन होटल्स ने Q2 में उनका रेवेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है, 12% ग्रोथ है, 15% प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन MD जो है इंडियन होटल्स के मिस्टर पुनीत छटवाल, उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि Q2 ऑफ FY26 में इंडियन होटल्स जो है उन्होंने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है पिछले 14 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में।
तो इंडियन होटल्स तो अच्छा ही कर रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप शैले होटल्स के रिजल्ट देखो या महिंद्रा हॉलीडेज़ के रिजल्ट देखो तो वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो ये टूरिज्म तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन प्रीमियम कंजम्पशन नॉर्मली किस में होता है, वो एक्सपीरियंसेस में होता है, तो ट्रैवल में होता है फॉर इंस्टेंस, या फैमिली एंटरटेनमेंट में, मल्टीप्लेक्सेस में, मॉल्स में, ये सारी चीज़ों में प्रीमियम स्पेंडिंग होता है। तो ये प्रॉक्सी की तरह काम करता है जो हमें इंडियन होटल्स और महिंद्रा हॉलीडेज़ के रिजल्ट्स में दिख रहा है। मॉल्स की बात करें तो फिनिक्स मॉल्स के रिजल्ट्स अगर आप देखो तो वो भी काफ़ी इस बार अच्छे आए हैं Q2 में, और इनफैक्ट उन्होंने जो मैनेजमेंट है उन्होंने अर्निंग्स कॉल में ये चीज़ क्लियर भी की है कि फर्स्ट हाफ में उनके जो रिटेलर सेल्स है वो ऑलमोस्ट 13% बढ़े हैं। सेकेंड क्वार्टर की बात करो तो कंजम्पशन ऑलमोस्ट 14% बढ़ा है, रेंटल इनकम 10% बढ़ा है। लेकिन पैलेडियम मॉल्स जो है फिनिक्स के पैलेडियम मॉल्स अक्रॉस मुंबई, चेन्नई एंड लखनऊ, उनमें डबल डिजिट गेन्स फिनिक्स मॉल्स ने विटनेस किया है। मॉल्स में नेचुरली फुटफॉल ज़्यादा होगा तभी डबल डिजिट गेन्स उन्होंने देखे हैं। और अगेन उन्होंने बोला है कि ग्रोथ वुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर इफ एडजस्टेड फॉर टेम्पररी एरिया क्लोजर्स एट फिनिक्स पैलेडियम मुंबई। तो इससे भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो सकता था अगर क्लोजर नहीं होता तो। अगेन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मॉल्स में भी फैशन एक्सेसरीज ग्रू 17% ईयर ऑन ईयर और फैमिली एंटरटेनमेंट एंड मल्टीप्लेक्सेस ग्रू 23%। तो फैशन एक्सेसरीज, मल्टीप्लेक्सेस, फैमिली एंटरटेनमेंट, ये सारा प्रीमियम कंजम्पशन का प्रतीक है। लेकिन मास कंजम्पशन की बात करें तो उसमें वीकनेस है, ये हम कैसे बोल सकते हैं? वेल, आप देखो HUL के रिजल्ट्स। तो HUL के रिजल्ट्स में ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ आप देखो तो सिर्फ 1-2% ही बढ़ा है, लेकिन उनके कॉन कॉल में उन्होंने क्या मेंशन किया है कि उनके जो प्रीमियम सोप्स है इसमें डबल डिजिट ग्रोथ है। तो HUL के प्रीमियम प्रोडक्ट्स में डबल डिजिट ग्रोथ होना, हालांकि HUL जो है वो वाइडर ब्रॉडर सेंस में देखे तो FMCG कंपनी है, उनके टॉप लाइन रेवेन्यू सिर्फ 1-2% से बड़े हैं। अगेन ऑटो सेल्स में अगर हम बात करें तो टू व्हीलर सेल्स जो है वो 3% से डिक्लाइन हुई है। टू व्हीलर सेल्स जो है वो मास कंजम्पशन का प्रतीक है, अगेन 3% से डिक्लाइन हुई है। हालांकि इसमें कैवियट ये है कि पिछले साल नवंबर में दिवाली थी, तो दिवाली में पिछले साल सेल्स अच्छा हुआ था, नेचुरली फेस्टिव सीजन सेल होता है तो वो अच्छा हुआ था, तो हाई बेस पे इस बार टू व्हीलर सेल्स डिक्लाइन हुई है। लेकिन फिर पैसेंजर व्हीकल सेल्स में तो 20% ग्रोथ है नवंबर में, तो पैसेंजर व्हीकल सेल्स स्ट्रॉन्ग है लेकिन टू व्हीलर सेल्स वीक है, ये कैसे? वेल, कहीं ना कहीं मास कंजम्पशन में वीकनेस हो सकती है। तो ये एक होलिस्टिक व्यू है इंडियन इकोनॉमी का। अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, एक्सटर्नल सेक्टर यानी हमारे एक्सपोर्ट्स देखें, तो हाल ही में वो -0.68% से डिक्लाइन हुए हैं। इंपोर्ट्स हमारे 14% से बढ़े हैं। तो एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन होना, इंपोर्ट्स इतने शार्पली बढ़ना मेनली बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइसेस, इसकी वजह से हमारा जो रुपी है वो ऑल टाइम लो पे है। अब नेचुरली रुपी लो होने से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को शॉर्ट टर्म में फायदा हो सकता है, लेकिन बिकॉज ट्रंप ने टैरिफ लगाया है इंडिया के अगेंस्ट में 50%, अभी न्यूज़ है कि मेक्सिको ने भी इंडिया के अगेंस्ट में टैरिफ लगाया है। तो ये टैरिफ रिलेटेड वीकनेस की वजह से हो क्या रहा है कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर रही है, क्योंकि अनसर्टेन टाइम्स है, उनको पता नहीं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड केपेक्स, तो उस प्लांट से वो एक्सपोर्ट कर पाएगी या नहीं, राइट? स्पेशली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, तो प्राइवेट केपेक्स अभी तक पिकअप नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट केपेक्स की बात करें तो हालांकि गवर्नमेंट ने अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो केपेक्स टोटल किया है वो पिछले साल के कंपैरिजन से 32% हाई है, लेकिन बिकॉज हमारी जीडीपी ग्रोथ जो गवर्नमेंट ने बजट में एक्सपेक्ट की थी कि 10-11% से बढ़ेगी, उसकी जगह सिर्फ 8.7% से बढ़ी है नॉमिनल जीडीपी। तो जीडीपी ग्रोथ स्लो है, इसका एक नतीजा ये हो रहा है कि हमारे टैक्स रेवेन्यूज जो है वो काफ़ी कम बढ़े हैं। सो टैक्स रेवेन्यूज अगर आप देखो तो अप्रैल से अक्टूबर तक सिर्फ 2.3-2.5% से ही बढ़े। अगर टैक्स रेवेन्यू कम होगा तो आगे जाके गवर्नमेंट अपना जो कैपिटल स्पेंडिंग है सेकेंड हाफ में वो धीरे धीरे कम करेगी। तो कैपिटल स्पेंडिंग गवर्नमेंट कम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी कैपिटल स्पेंडिंग कम कर रही है, तो इसका इम्पैक्ट आगे जाके जीडीपी पे क्या पड़ेगा ये हमें देखना पड़ेगा। फॉर नाउ क्योंकि इनकम टैक्स में रिलीफ दिया था गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में अप टू 12 लाख ऑफ इनकम, और जीएसटी रेट्स रिड्यूस किए हैं सितंबर में। फॉर नाउ हमें लग रहा है कि कंजम्पशन बढ़ा हुआ है, स्पेशली रूरल कंजम्पशन में तो मानसून का भी एक फैक्टर है, तो रूरल कंजम्पशन बढ़ा हुआ है, अर्बन में प्रीमियम कंजम्पशन बढ़ा हुआ है, मास कंजम्पशन में वीकनेस है। वो हमें देखना है कि आगे वाले महीनों में
बढ़ता है या नहीं। तो आज के हफ्ते के लिए इतना ही। आई होप ये सारे डेटा को जान के एक होलिस्टिक व्यू आपको मिल गया हो। मिलते हैं अगले हफ्ते विद मोर डेटा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीक।